हेलो दोस्तों। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोनिया की किताब का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर कहता है सोने के 5 नियम कि गोल्ड को हम कैसे अपने पास रख सकते हैं। उसके 5 नियम। कहानी की शुरुआत होती है। एक थैले में सोना भरा हो और दूसरे थैले में अनुभवों और बुद्धिमत्ता भरी बातें लिखी मिट्टी की पट्टियां हो और आपको कोई एक थैला चुनना हो, तो आप कौन सा थैला ले जाना पसंद करेंगे? झटकते सूरज की तपिश के चलते सांवले हो चुके चेहरे ठंडी रात में जल रही रेगिस्तानी झाड़ियों की आग में साफ नजर आ रहे हैं और वे बड़े ध्यान से ये बात सुन रहे हैं। उस सवाल के जवाब में स्वतंत्र लोगों के समूह में एक ही आवाज आ रही थी, सोना और सोना। बूढ़ा काला बाब यह सुनकर मुस्कुरा रहा था। सभा में शामिल हुए उसने अपना हाथ उठाकर कहा, ध्यान से सुनो। रात में जंगली कुत्तों की आवाज सुन रहे हो तुम लोग? वे विलाप कर रहे हैं और दुम हिला रहे हैं क्योंकि वो भूख की वजह से कमजोर हो चुके हैं। उसका पेट भर दो तो वे क्या कहते हैं, करते हैं और अकड़ कर चलते हैं। जहां भी मौका मिलता है वे लड़ पड़ते हैं और थोड़ा और अकड़ जाते हैं। वे इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि निश्चित रूप से अगला दिन फिर आएगा। कुछ इसी तरह का हाल आदमियों के बच्चों का भी रहता है। आप उन्हें सोने और बुद्धिमत्ता में से एक चुनने को कहेंगे तो क्या करेंगे? बुद्धिमत्ता को एक किनारे करके सोना चुन लेंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। अगले दिन वे फिर दुम हिलाते हुए नजर आएंगे क्योंकि उनके पास सोना बचेगा ही नहीं। सोना केवल उन्हीं के पास टिकता है जो इसके नियमों को जानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। काला बाब ने अपने सफेद लिबास को अपने शरीर के और करीब कर लिया और अपने दुबले पैरों को ढक लिया ताकि शरीर के अंदर का जा रही ठंडी हवा को रोक सके। क्योंकि तुम लोगों ने इस लंबे सफर में पूरे भरोसे के साथ मेरी सेवा की है, क्योंकि तुमने मेरे ऊँटों का अच्छे से ख्याल रखा है, क्योंकि तुमने इस तपते रेगिस्तान में बिना किसी शिकायत के लगातार कड़ी मशक्कत की है, क्योंकि तुमने मेरे माल को चोरों और लुटेरों से हाथों लूटने से बचाया है, इसकी सुरक्षा की है। इसलिए मैं आज की रात तुम सबको सोने से जुड़ी 5 नियमों के बारे में बताऊंगा। यह कहानी तुम सबने पहले नहीं सुनी होगी। ध्यान से सुनो। मैं जो कहने जा रहा हूं उसके शब्दों पर गहराई से सुनो। यह तुम्हारे लिए ही है। अगर तुमने मेरे शब्दों, हरफों के मायने अपने जहन में उतार लिए तो आने वाले दिनों में तुम सबके पास भरपूर सोना होगा। वहां मौजूद लोगों की उत्कंठा भांपने के लिए वह थोड़ा रुका। शामियाने के ऊपर नीले आसमान में बेबीलोनिया के बिल्कुल साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे। वह समूह के पीछे मौजूद तमाम शामियानों को बेहद मजबूती से बांध कर रखा गया था ताकि रेगिस्तानी तूफान में उन्हें उड़ने से बचाया जा सके। शामियाने के पीछे का माल का अंबार रखा हुआ था। ये चमड़े में ढककर रखा गया था। पास ही ऊँटों का झुंड जमीन पर पसरा हुआ आराम कर रहा था। उसमें से कुछ खाना पचाने के लिए मुंह चला रहे थे, जबकि कुछ खर्राटे लेकर अजीब सी रूखी आवाज निकाल रहे थे। समूह में मौजूद मुख्य कारिंदे ने कहा, आपने हम लोगों को ढेर सारी अच्छी कहानियां सुनाई हैं काला बाब। हम आपसे बुद्धिमत्ता और अनुभव से जुड़ी और बातें सुनना चाहते हैं, क्योंकि कल से हमारी सेवाएं खत्म हो जाएगी और आपका साथ भी छूट जाएगा। काला बाब ने कहा, हाँ, मैंने अपनी दूर दराज से अनजान रास्तों पर की साहसिक यात्राओं के बारे में तुम लोगों को बताया है, लेकिन आज की रात में मैं तुम्हें एक बुद्धिमान रही शख्स आर्कांड के अनुभव और बुद्धिमत्ता के बारे में बताऊंगा। प्रमुख कारिंदे ने आर्कांड के बारे में जानकारी की पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, हमने उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है। वह बेबीलोनिया का सबसे रईस आदमी था और उससे पहले
वैसा रईस बेबीलोन में नहीं हुआ था। वह रईस शख्स था, और इसलिए था क्योंकि सोने को संभालने की कला उसे आती थी। वह इस कदर बुद्धिमान था कि उसे सबसे पहले वैसा बुद्धिमान बेबीलोन में पैदा नहीं हुआ था। आज की रात में तुम सबको उसकी बुद्धिमत्ता की कहानी सुनाऊंगा, जैसे कि मुझे नोमा सर उसके बेटे ने निनेवे में बहुत साल पहले सुनाई थी। उस समय मैं एक छोटा बच्चा ही था। मेरे मालिक और मैं नोमा सर के महल में एक रात रुके थे। मैं अपने मालिक की मदद के लिए शानदार कपड़ों के बंडल लेकर जाता था। नोमा सर उन्हें पहनकर देखते थे, और जब तक कपड़े के रंग और उनकी बुनावट से संतुष्ट नहीं होते थे, तब तक उन्हें पहनने का सिलसिला चलता रहता था। अंत में वे सबसे बेहद खुश हुए और हमें वहां बैठने को बोला, और हमें पीने के लिए बेहद पुरानी खुशबूदार शराब दी, जो कि मेरे पेट के लिए बेहद गर्म साबित हुई, क्योंकि मैं उस शराब की पीने का आदी नहीं था। तब उन्होंने हमें अपने पिता आर्काड की बुद्धिमत्ता से भरी कहानी सुनाई थी, जिसे मैं आज तुम सबको सुनाने जा रहा हूँ। बेबीलोन में यह रिवाज है, जैसा कि आप जानते हैं, कि रईस बाबू के बेटे अपने माँ बाप के साथ मिलकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद रहती है कि विरासत उन्हें मिल हासिल हो जाएगी। आर्काड ने इस रिवाज को मान्यता नहीं देता था, इसलिए वह जब नेमासर उसकी जागीर के पास पहुंचा, तो उसने तब नोमासर से कहा, मेरे बेटे, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी जागीर को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाओ। इसके लिए तुम्हें पहले यह साबित करना होगा कि तुम ऐसा करने में वाकई सक्षम हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया में कहीं निकलो और मुझे अपनी दो ही क्षमताएं, सोना जुटाने और लोगों के बीच खुद को सम्मान हासिल कर दिलाने का साबित करके दिखाओ। तुम अच्छी शुरुआत कर सको, इसके लिए मैं तुम्हें दो चीजें देता हूं, जो मेरे मामले में मुझे नहीं दी गई थी। जब मैंने अपने जीवन का सफर शुरू किया था, तब मैं गरीब युवक था, जिसके ऊपर किस्मत संवारने की जिम्मेदारी थी। पहला, मैं तुम्हें यह सोने से भरा थैला दे रहा हूं। अगर तुम इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करोगे, तो यह तुम्हारे भविष्य की सफलता का आधार बनेगा। दूसरा, मैं तुम्हें यह मिट्टी की पट्टी दे रहा हूं, जिस पर सोने को संभालने के 5 नियम लिखे हुए हैं। अगर तुमने इस पर लिखी बातों पर अमल किया, तो ये तुम्हारे अंदर प्रतिभा और सुरक्षा पैदा करेगा। 10 साल बाद तुम अपने पिता के घर लौटना और अपना हिसाब देना। अगर तुम काबिल साबित हुए, तो मैं तुम्हें अपनी जागीर का मालिक बना दूंगा। तुम अगर खुद को साबित नहीं कर पाए, तो मैं यह सारी जायदाद इमाम को सुपुर्द कर दूंगा, जो मेरी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे और मेरे लिए खुदा की रहम की इल्तिजा करेंगे। इस तरह नौमासर ने अपनी राह पकड़ी और अपने साथ सोने से भरा थैला और सोने को संभालने के नियम की लिखी पट्टी संभाल कर रेशम के कपड़े में बांध लिया और अपने नौकरों और घोड़ों के साथ निकल पड़ा। 10 साल बीत गए और नौमासर ने जैसा वादा किया था, उसके अनुसार घर लौटा और अपने पिता के पास पहुंचा। पिता ने उसके सम्मान में जबरदस्त खाने पीने का आयोजन कर रखा था। इसमें उसके अपने दोनों दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों को भी बुला रखा था। जब खाना पीना हो चुका, तब माँ बाप अपने सिंहासन जैसे आसन पर बैठ गए और बड़े से कमरे में उनके सामने नौमासर अपने 10 साल के कामकाज का हिसाब देने के लिए खड़ा हो गया। आखिर बाप और बेटे के बीच 10 साल पहले यही वादा हुआ था। वह एक शाम थी। कमरे में जल रहे तेल की बत्तियों के कारण चारों तरफ धुआं फैल गया था और सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। सफेद कपड़ों में नौकर हाथों में ताड़ के बड़े पत्तों को पंखा बनाकर वहां मौजूद लोगों को हवा कर रहे थे। वहां का माहौल गरिमा के अनुरूप ही बना हुआ था। नौमासर की पत्नी और उसके दो छोटे बच्चे भी वहां मौजूद थे। इसके अलावा परिवारों के दोस्त और अन्य सदस्य भी पीछे गद्दों पर बैठे हुए थे और ध्यान से सुनने को बेताब लग रहे थे। नौमासर ने अलग अंदाज में कहना शुरू कर दिया,
मेरे पिता की बौद्धिकता को मैं सलाम करता हूँ। आज से 10 साल पहले जब मैं अपनी जवानी की दहलीज पर था, तब उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और उसी का नतीजा है कि मैं आज काबिल इंसान बन पाया, बजाय कि उनकी किस्मत के बल पर जागीरदार बनने के। आपने मुझे उदार मन से सोना दिया था। आपने मुझे उदार मन से अपना ज्ञान और अनुभव दिया था। सोने को लेकर मैं बेहद अफसोस के साथ कहूँगा कि मैं उसे संभाल नहीं पाया। वास्तव में वह मुझे बहुत जल्दी दूर हो गया। मेरे अनुभवहीन हाथों में वह उसी तरह निकल गया जैसे किसी नौजवान के हाथों पहली बार जंगली खरगोश आ जाता है और वह उसे अपनी गिरफ्त में नहीं कर पाता और वह उसके पास से निकल भागता है। उसकी बात सुनकर पिता मुस्कुराए बिना न रह सके और बोले, आगे कहो मेरे बेटे, तुम्हारी कहानी ने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी है तो मैं विस्तार से इसे सुनना चाहता हूँ। मैंने निनेवेह जाने पर फैसला लिया क्योंकि मैंने सुन रखा है कि वह तेजी से फल फूल रहा है और मैं ये मान रहा था कि मुझे भी वहाँ मौका मिल सकता है। मैंने कारवां का साथ पकड़ लिया और उसमें मौजूद लोगों के साथ मेरी दोस्ती हो गई। उसमें 2 भले मृदुभाषी पुरुष भी शामिल थे जिनके पास सफेद घोड़ों का समूह भी था, जो हवा से बातें करने जैसी काबिलियत रखते थे। सफर के दौरान ही उन्होंने मुझ पर भरोसा करके बताया कि निनेवेह में एक रईस आदमी के पास एक घोड़ा है जो इतना तेज है जिसे कभी पछाड़ा नहीं जा सकता। उसके मालिक को यह भरोसा है कि दुनिया का कोई भी घोड़ा उसके घोड़े को नहीं हरा सकता है। इसलिए उसने यह ऐलान कर रखा है कि उसके घोड़े को पीछे छोड़ने वाला घोड़े के मालिक को वह मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। अपने घोड़े से तुलना करते हुए मेरे दोस्तों ने कहा कि इनके आगे वह घोड़ा लकड़ी का गधा साबित होगा जिसे वे आसानी से हरा देंगे। एक बड़े पक्ष के साथ उन्होंने मुझे भी अपने साथ आने का प्रस्ताव दिया और शर्त में अपने साथ मुझे भी शामिल कर लिया। उनकी योजना के साथ मैं चुपचाप उनके साथ हो लिया। हमारा घोड़ा बुरी तरह से हार गया और मैं ढेर सारा सोना हार गया। मेरे पिता जोर से हंसे। बाद में मुझे पता चला कि इन लोगों ने धोखा देने के लिए यह योजना तैयार की थी और उनका यही काम ही है कि वे लगातार कारवां में सफर करते रहते हैं और इसी तरह अपना शिकार खोजते रहते हैं। आप देखिए कि निनेवेह में मौजूद वह आदमी उनका साझेदार होता है और जो वे दांव जीतते हैं उसमें उस शख्स का भी हिस्सा होता है। इस तरह की धोखेबाजी ने मुझे मेरा पहला सबक सिखाया। मैं जल्दी में अपना दूसरा सबक सीखने की तैयारी में था। वह भी उसी तरह से कड़वा अनुभव था। कारवां में ही एक अन्य युवा व्यक्ति भी था जिसके साथ मैं काफी दोस्ताना हो गया था। वह एक रईस माँ बाप का बेटा था और मेरी ही तरह निनेवेह में एक उपयुक्त जगह की तलाश कर रहा था। हमारे वहां पहुंचने के बाद थोड़े ही समय में उसने मुझे बताया कि एक कारोबारी की मौत हो गई है। उसकी दुकान और उसका ढेर सारा माल औने पौने में बेचा जा रहा है जिसे आसानी से खरीदा जा सकता है। उसने कहा कि अगर हम मिलकर वह सब खरीद लें तो बराबर का हिस्सेदार बनकर काफी फायदा हम कमा सकते हैं। उसने कहा, लेकिन उससे पहले बेबीलोन जाकर वहां से अपना सोना लाना पड़ेगा ताकि दुकान और माल खरीदने में उसका निवेश कर सके। यह कहकर उसने दुकान और उसका सारा माल मेरे सोने के जरिए खरीद लिया और मुझे इस बात पर राजी कर लिया कि लौटकर वह अपने हिस्से का सोना मुझे लौटा देगा और दोनों लोग मिलकर कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। उसने बेबीलोन के दौरे में काफी वक्त लगा दिया। इस दौरान साबित हो गया कि वह बेवकूफ खरीदार अनाप शनाप खर्च करने वाला व्यक्ति था। मैंने अंततः उसे बाहर रखना तय कर लिया, लेकिन इससे पहले कि हमारा काम शुरू हो पाता मेरे पास सोना खत्म हो गया और दुकान में ऐसा माल जमा हो गया जो कि बिक नहीं रहा था। लिहाजा मैंने औने पौने में उसे एक इजराइल को बेच दिया और वहां से निकल गया। पिताजी,
मैं बताता हूँ कि जल्दी ही मेरे और बुरे दिन शुरू होने वाले थे। मैं रोजगार की तलाश में जुट गया, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। मुझे न कारोबार की समझ थी और न किसी तरह का प्रशिक्षण ही मिला था जिससे मुझे रोजगार मिल सकता था। मुझे अपने घोड़े बेचने पड़े। मैंने अपना नौकर भी बेच दिया। मेरे पास अतिरिक्त कपड़े जो थे उन्हें भी मैंने बेच डाला ताकि मुझे खाने और रहने का जुगाड़ हासिल हो सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी दिक्कतें बढ़ती गई। लेकिन उन कड़वे अनुभवों वाले दिनों में भी पिताजी, मेरे अंदर मौजूद जिस आत्मविश्वास पर आप भरोसा करते थे उसे याद करते हुए मैं टिका रहा। आपने मुझे एक सफल इंसान बनने के लिए मैदान जंग में भेजा था और यह लक्ष्य हासिल करने के लिए मैं दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसकी बातें सुनकर मैं कर माँ ने अपना चेहरा छिपा लिया और वे फफकने लगी। इस दौरान मुझे याद आया कि आपने मुझे मिट्टी की एक पट्टी भी दे रखी है जिस पर सोना संभालने को लेकर 5 नियम लिखे हुए थे। उस समय मैंने आपके लिखे उन हरफों को बेहद संजीदगी से पढ़ा और महसूस किया कि काश पहले मैंने उन्हें पढ़ा होता और उसके बाद सोना खर्च करने की सोचता तो शायद मेरा इतना नुकसान नहीं होता। इसके अलावा अगर मैं इन नियमों के मुताबिक चलता तो अच्छी किस्मत की देवी भी मुझ पर मेहरबान हो सकती थी। तब मैं अनुभव के आधार पर आगे बढ़ता, न कि युवावस्था की अनुभवहीनता के आधार पर अपना सब कुछ गंवा बैठता। आप लोगों के फायदे के लिए मैं बताना चाहूंगा कि बुद्धिमत्ता से भरी बातों का मैं जिक्र यहाँ करूंगा जो मैंने अपने पिता से सीखी है और जो आज भी मिट्टी की पट्टी में मौजूद है। यह सीख उन्होंने 10 साल पहले मुझे मिट्टी की पट्टी पर लिख कर दी थी। सोने के 5 नियम। सोना उस इंसान के पास खुशी खुशी चलकर आएगा जो अपनी कमाई के न्यूनतम 10वें हिस्से की बचत करेगा। यह बचत उसके और उसके परिवार के भविष्य के लिए होगी। सोना अपने बुद्धिमान मालिक के लिए खुशी खुशी खुद काम करता है क्योंकि उसका मालिक सोने को उचित जगह निवेश करता है, चाहे वह फायदेमंद रोजगार में निवेश हो या ढेर सारी जमीन खरीदने में हो। सोने का मालिक अगर सतर्कता से उन लोगों की सलाह पर सोने का निवेश करता है तो इस काम में जाहिर होते हैं तो उसके सोने की सुरक्षा ईश्वर भी करता है। सोना उस इंसान के पास से दूर छिटकता है जो ऐसे कारोबार का उद्देश्य में लगता है जिसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं होती। इसके अलावा उनके पास भी सोना नहीं रह जाता जिसके पास उसे सहेजने की कला या कौशल नहीं होता। सोना उस इंसान के पास से भी उजड़ जाता है जो इसे इससे असंभव कमाई के लालच में अनाप शनाप जगह सोने का निवेश कर बैठता है, जिसे लुभावने वादे करने वाले या ऐसी योजनाओं को समझाने वालों को जिनका उद्देश्य ही गलत होता है। इसके अलावा अपनी अनुभवहीनता और निवेश की रोमांटिक इच्छा के वशीभूत जो लोग निवेश करते हैं वे भी नुकसान झेलते हैं। सोने के 5 नियम मेरे पिता ने लिखे हैं। मैं इनको सोने से ज्यादा तवज्जो देता हूँ और मैं अपनी आगे की कहानी से इसे साबित भी करता चलूंगा। वह फिर अपने पिता की ओर मुखातिब हुआ। मैं अपने अनुभवहीनता के कारण जिस गहरी गरीबी और दरिद्रता में रहा हूँ उसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। हालांकि बर्बादी की ऐसी कोई अनवरत प्रक्रिया नहीं है जिसका किसी न किसी दिन अंत ना होता हो। मेरा भी ऐसा दिन आया जब मुझे नौकरों के एक दल की देखरेख की जिम्मेदारी मिली जो शहर की बाहरी दीवार के निर्माण में लगे हुए थे। यहाँ मुझे सोने से जुड़े पहले नियम की याद हो आई और मैंने अपनी कमाई का एक हिस्सा ताम्रमोहर बचाने में लगा और इसमें हर अवसर पर कुछ ना कुछ जोड़ने लगा। और एक ऐसा समय आया जब मैंने इस बचत में से एक चांदी का सिक्का खरीदा। ये एक धीमी प्रक्रिया थी लेकिन निरंतर चल रही थी। मैं मानता हूं कि मैं अनिच्छा से खर्च कर रहा था क्योंकि मैं मेरे पिता की दी गई समय सीमा 10 साल से पहले घर लौटने के लिए कृत संकल्प था और जितना सोना मेरे पिता ने मुझे दिया था उतना मैं जल्द से जल्द जुटा लेना चाहता था। एक दिन नौकरों का मालिक
जिसके साथ मेरा व्यवहार काफी हद तक दोस्ताना हो चला था, ने मुझसे कहा, तुम केवल 3 साल के युवक हो तुम केवल 30 साल के युवक हो, और जो तुम कमाते हो वह उसमें से ज्यादा खर्च भी नहीं करते हो। क्या तुम अपनी कमाई से सोना इकट्ठा कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, सोना इकट्ठा करने की मेरी जबरदस्त इच्छा है, ताकि मैं अपने पिता की ओर से मिले सोने के बराबर जमा कर सकूं, जो मैं गवा चुका हूं। यह तो बहुत बुद्धिमत्ता परक लक्ष्य है, मैं मानता हूं। और क्या तुम जानते हो कि सोना तुमने अपने लिए बचाया है, वह तुम्हारे लिए काम कर सकता है, और तुम्हारे लिए और सोना कमा सकता है। अफसोस है, मेरा अब तक का अनुभव बेहद कड़वा रहा है, क्योंकि मेरे पिता का सोना ही मुझसे दूर छिटक गया, और मैं तब तक डर के साए में रहूंगा जब तक उतना ही सोना मैं जुटा नहीं लेता। पर उसने कहा, अगर तुमको मेरे ऊपर भरोसा हो तो मैं तुम्हें सोने के फायदेमंद निवेश के तौर तरीके बता सकता हूँ। साल भर के अंदर शहर की बाहरी दीवार तैयार हो जाएगी, और उसके बाद इस दीवार में लगा शहर का हर दरवाजा कांसे से तैयार किया जाएगा, ताकि शहर को दुश्मन बादशाहों से सुरक्षित रखा जा सके। पूरे निनेवे में इतना कांसा नहीं है जिससे कि दरवाजा तैयार किया जा सके, और बादशाह ने इसे मुहैया करवाने के बारे में अब तक सोचा नहीं है। मेरी यह योजना है, हमारा समूह मिलकर अपना सोना इकट्ठा करेगा और उसे देकर एक कारवा को तांबे और टीन की खदानों की ओर भेजेगा। जो वहां से जरूरी माल लौटेगा, वे खदानें दूर है जहां से निन्यानवे तक सामग्री लानी होगी, ताकि दरवाजे तैयार किए जा सकें। जब बादशाह दरवाजे बनाने के लिए कहेंगे, तब केवल हमारे पास ही उतनी धातु होगी जिसे हम मुंह मांगे दाम पर बादशाह को बेच सकेंगे। अगर ऐसा भी हुआ कि बादशाह ने हमसे वह धातु नहीं खरीदी, तो भी हमारे पास धातु तो रहेगी ही, जिसे हम फिर भी अच्छी कीमत पर बेच सकेंगे। इस प्रस्ताव में मुझे एक अवसर नजर आया, और निवेश से जुड़े तीसरे नियम के साथ जुड़ने और आगे बढ़ने का मौका भी मिल गया, जो कहता है कि बुद्धिमान लोगों की सलाह पर ही अपनी बचत का निवेश करना चाहिए। ऐसा करके मैं निराश भी नहीं हुआ। हमारे समूह को सफलता मिली, और सोने का छोटा सा संग्रह अब बहुत बड़े लेन देन में बदल गया। तय समय में मैं इस समूह की अन्य परियोजनाओं में निवेश करने वाले सदस्य के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। मैं भी वे सभी बुद्धिमान लोग थे जिन्हें सोने का फायदेमंद निवेश करना आता था। ये हर योजना पर काम करने से पहले वे उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते थे, और उस योजना पर आगे बढ़ने से पहले बहुत सावधानी बरतते थे। वे लोग अपना मूलधन कमाने का कोई भी जोखिम नहीं उठाते थे। न तो वे कहीं ऐसी जगह निवेश करते थे जहां फायदे की बजाय घाटा होने का खतरा होता था, या जहां से सोना निकाल पाना कठिन होने का खतरा होता था। कुछ बेवकूफ़ी भरे कामों जैसे गुड़दौड़, या जिन योजनाओं में अपनी अनुभवहीनता के कारण पहले मैं साझेदारी में जुड़ गया था, वैसा कोई भी जोखिम उन लोगों के साथ नहीं था। वे तत्काल अपनी कमियों को जाहिर करने से नहीं चूकते थे। उन लोगों के साथ जुड़कर मैंने सोने के सुरक्षित निवेश के बारे में सीखा, और उससे हासिल होने वाली रिटर्न को फायदेमंद भी बनाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा खजाना बढ़ता गया, और यही नहीं बल्कि वह और तेजी से बढ़ने लगा। इस तरह मैंने पीछे जितना सोना गंवाया था, उससे कहीं ज्यादा हासिल कर लिया था। अपनी बदकिस्मती, अपने प्रयोगों और अपनी सफलता के जरिए मैंने सोने से जुड़े 5वें नियम को समय समय पर परखा, और हर परीक्षण में मैंने उन्हें सटीक ही पाया। जिन लोगों को उन 5 नियमों के बारे में नहीं मालूम होता, उसके पास सोना जितनी तेजी से आता है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से वापस भी चला जाता है। लेकिन जो लोग इन नियमों से जुड़कर आगे बढ़ते हैं, सोना न केवल उनके पास आता है, बल्कि वह उनके लिए जिम्मेदार नौकर की तरह काम भी करता है। नौमास्टर ने बोलना बंद किया, और एक नौकर को कुछ इशारा करके पीछे के कमरे से कुछ लाने को कहा। कमरे से नौकर
एक एक करके 3 भारी भरकम चमड़े के थैले लेकर आया। नौमासर ने उन तीनों को एक एक करके खोल दिया और पिता से कुछ बोलने से पहले उन्हें जमीन पर फैला दिया और बोला, आपने मुझे एक थैले में सोना भरकर दिया था, जिसे बेबीलोन का सोना कहा जाता है। यह एक थैला तो उतनी ही मात्रा में सोना है। मैं इसके साथ ही आपको निनेवे के सोने से भरा थैला ही आपको देता हूँ, जो कि उसी बराबर वजन का है जो आपने मुझे दिया था। यह एक सामान लेन देन है जो हम सभी को मंजूर होगा। आपने मुझे कुछ भौतिक इबारतें भी, उकेरी हुई मिट्टियाँ की पट्टियाँ भी दी थी। उसके बदले में भी मैं आपको 2 थैले में भरा सोना लौटा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसने नौकर से बाकी 2 थैले ले लिए और पहले की ही तरह उन थैलों को भी अपने पिता के सामने खोल कर रख दिया। इस तरह पिताजी, मैं यह साबित करता हूँ कि मैं अनुभव और बुद्धिमत्ता को सोने से ऊपर रखता हूँ। फिर भी सोने से भरे थैलों में कोई बुद्धिमत्ता और अनुभव की कीमत भला कैसे आ सकता है? बिना बुद्धिमत्ता के जिनके पास सोना है, उनके पास से वह आसानी से गायब हो सकता है। लेकिन जो विचारवान है, उनके पास न होते हुए भी सोना है, उनके पास से वह आसानी से गायब हो सकता है। उनके पास न होते हुए भी सोना आने लगता है। इन सोने से भरे 3 थैलों से यह बात साबित होती है, पिताजी, यह वास्तव में मुझे बहुत गहरा सुकून देता है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और कह सकता हूँ कि आपके विचारों की बदौलत में लोगों की इस रईस और सम्मानित इंसान बन पाया। पिता ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए नौमासर के माथे को अपने हाथों में लिया और उन्हें चूमकर इसे शाबाशी दी। फिर उसके पिता ने कहा, तुमने अपना सबक बहुत अच्छे से सीखा और मैं निश्चित रूप से तुम जैसा बेटा पाकर धन्य हो गया, जिसे मैं सुकून से अपनी सारी जायदाद दे सकता हूँ। काला बाप ने अपनी कहानी बंद की और सुनने वालों की तरफ आलोचनात्मक नजर से देखने लगा। उसने कहा, इस नौमासर की दास्तान से तुम सबने क्या सीखा? तुम में से कौन ऐसा हो सकता है जो अपने पिता या पत्नी पत्नी के पिता के पास जाकर यह कह सके कि वह अपनी कमाई का बुद्धिमत्ता पूर्वक रखरखाव रखता है? ये सम्मानित लोग क्या सोचते हैं जब आप ये कहते हैं, मैंने अपनी यात्राएं की है और काफी कुछ सीखा है और काफी कमाया है, फिर भी दुर्भाग्य है कि मेरे पास बेहद कम सोना है। कुछ मैंने सोच समझ कर खर्च किए हैं, जबकि कुछ को बेवकूफ़ी में गवा बैठा और ज़्यादातर मैंने अनाप शनाप खर्च कर डाला। दोस्त, अगर आप अब भी इसे किस्मत से जोड़कर देखते हैं और ऐसा अगर सोचते हैं कि सोना कुछ लोगों के पास किस्मत की वजह से होता है और दूसरों के पास इसी वजह से नहीं होता, तो निश्चित रूप से आप गलती करते हैं। जो भी व्यक्ति सोने से जुड़े सभी 5 नियमों को जानता होगा और उनके साथ पकड़ कर चलेगा, उसके इस पास सोने का भंडार रहेगा। क्योंकि मैंने इन 5 नियमों के बारे में अपनी जवानी के दिनों में ही सबक ले लिया था और उनसे जुड़कर चलता रहा। तो नतीजा आपके सामने है कि मैं एक रईस व्यापारी हूँ। इसके पीछे कोई विचित्र जादू नहीं है जिस कारण मैं संपत्ति अर्जित कर सका हूँ। धन जितनी तेजी से आता है, उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। जिस संपत्ति से उसके मालिक को आनंद और संतुष्टि मिलती है, वह धीरे धीरे आता है, क्योंकि यह एक बच्चे के जन्म लेने जैसा होता है, से ज्ञान और उद्देश्य की लगन या दृढ़ता जुड़ी होती है। संपत्ति अर्जित करना एक विचारवान पुरुष के सामने हल्के बोझ के समान होता है। इस बोझ को लगातार साल दर साल बढ़ाते जाने से ही अंतिम उद्देश्य पूरा हो जाता है। सोने से जुड़े 5 नियम आपको केवल गोल्ड करने के बदले रईस बनाने का इनाम देते हैं। 5 नियमों में से हर नियम अपने मायने में रईस है। अगर आप इन नियमों को समझने से वंचित रह गए हैं, क्योंकि मैंने जो कहानी सुनाई वह बहुत छोटी थी, तो मैं आपको एक एक नियम के बारे में विस्तार से समझाता हूँ। मैं हर नियम के बारे में विस्तार से जानता हूँ और अपनी दिल की गहराइयों से उनके बारे में आपको बता सकता हूँ। अपनी जवानी के दिनों में मुझे इनकी कीमत पता चली थी और मैं तब तक संतुष्ट नहीं हुआ था जब तक कि मैंने इन नियमों को
सबसे अपने जहन में नहीं उतार लिया था। सोने का पहला नियम, सोना खुशी खुशी उस इंसान के पास में आता है और बढ़ता जाता है जो अपनी कमाई का न्यूनतम 10वां हिस्सा अपने और परिवार के लिए जमा करता है। कोई भी शख्स जो अपनी कमाई का न्यूनतम 10वां हिस्सा निरंतरता के साथ बुद्धिमानी पूर्वक निवेश करेगा, वह निश्चित रूप से एक बेशकीमती संपत्ति तैयार कर लेगा जो उसके आने वाले कल में भी आय का जरिया बनेगी और आगे उसके निधन के बाद उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी होगी। ये नियम कहता है कि सोना ऐसा शख्स के पास खुशी खुशी चलकर आता है। मैंने इस नियम में अपने जीवन में वास्तव में सच पाया है। मैं जितना ज़्यादा सोना इकट्ठा करता जाता था, सोना उतनी तत्परता से मेरे पास आता जाता था और बढ़ती हुई मात्रा में आता था। जिस सोने की मैं बचत करता था, वह अपने पहले नियम के मुताबिक मेरे लिए काम करता था। सोने का दूसरा नियम, बुद्धिमान मालिक के लिए सोना दिलचस्पी और उत्साह से काम करता है क्योंकि वह उसके लिए फायदेमंद रोजगार तलाशता है। यहाँ तक कि ढेर सारी जमीन खरीदकर कीमत बढ़ाया जाता है। सोना वास्तव में इच्छुक कामगार होता है। साथ में ही जैसे इसे पसंदीदा अवसर मिलता है, यह हमेशा अपने आप को गुणक में आगे बढ़ाने को लालयित रहता है। हर इंसान जिसने भी अपने सोने के भंडार को उचित जगह निवेश कर रखा है, उसके पास सबसे ज्यादा फायदे के अवसर आते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, यह हैरत अंगेज अंदाज में खुद ब खुद बढ़ता जाता है। सोने का तीसरा नियम, निवेश के क्षेत्र के माहिर लोगों की सलाह पर जो इंसान सोने का निवेश करता है, ऐसे सतर्क निवेशक की सुरक्षा में सोना भी जुटा रहता है। सोना वास्तव में सतर्क निवेश का साथ कभी नहीं छोड़ता। जहां तक कि बेपरवाह निवेशक के पास यह टिकता नहीं। सोने को अपने पास टिकाए रखने के लिए आपको निवेश के क्षेत्र के माहिर लोगों से संपर्क साधना होता है और उनके बताए हुए अनुसार उचित जगह निवेश करना होता है। सलाह लेकर काम करने वाला जल्द ही समझ जाता है कि वह अपनी संपत्ति के साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर रहा है, बल्कि सुरक्षा और संरक्षा कर रहा है, और साथ ही उसके निरंतर बढ़ते जाने को देखकर यह आनंदित भी होता है। सोने का चौथा नियम, अगर आप किसी कारोबार या उद्देश्य के बारे में नहीं जानते हैं या आपके चुने गए निवेश के विकल्प पर इस क्षेत्र के माहिर लोगों के मना करने के बावजूद आप नहीं मानते हैं और गलत जगह पर निवेश कर बैठते हैं, तो सोना ऐसे इंसान के पास से फिसल जाता है। अगर किसी इंसान के पास सोना है और वह उसे संभालने में सक्षम नहीं है, तो उसे कहीं भी निवेश करना फायदेमंद ही नजर आएगा। ऐसे मामले में हमेशा नुकसान के जोखिम पर खतरा बना रहता है। वहीं अगर इस पर बाकायदा विश्लेषण किया जाए, निवेश के क्षेत्र के माहिर लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ा जाए, तो भले ही फायदे का हिस्सा छोटा हो, लेकिन गंवाने का खतरा टल जाता है। इसलिए अनुभवहीन लोगों को अपने खुद के फैसले पर भरोसा करके ही ऐसी कारोबार या उद्देश्य में निवेश करना चाहिए जिसके बारे में उसे ज्यादा पता न हो। अक्सर ऐसे फैसले गलत हो जाते हैं और जो भी बचा खुचा खजाना होता है, वह इंसान गंवा बैठता है। वास्तव में बुद्धिमान वह है जो निवेश के क्षेत्र में बुद्धिमान लोगों की सलाह पर ही आगे बढ़ता है। सोने का पांचवा नियम, सोना उस इंसान के पास से फिसल जाता है जो उस पर असंभव कमाई के लिए दबाव बनाता है या धोखेबाजी की लुभावनी योजनाओं के झांसे में आ जाता है, या अपनी अनुभवहीनता को हल्के में लेते हुए रोमांटिक इच्छाओं के आधार पर निवेश कर बैठता है। सोने के नए मालिकों के सामने हमेशा ही साहसिक कहानियों के रूप में काल्पनिक अवसर रोमांच पैदा करते हैं। इनके जरिए उस शख्स को अपना खजाना जादुई ताकतों के जरिए बढ़ाता हुआ नजर आने लगता है और उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की ओर ले जाता है जहां असंभव की समान कमाई दिखने लगती है। रातों रात धन संपत्ति को दोगुना तिगुना करने वाली योजनाओं के पीछे छिपे जोखिमों के बारे में समझदार लोगों को काफी अच्छे से पता होता है। यह नहीं भूलना कि निनिवे के कई रईस लोग कभी भी अपना मूलधन गंवाने के किसी जोखिम में नहीं पड़ते थे या किसी गैर लाभकारी निवेश में खुद को नहीं फंसाते थे।
इस तरह मेरी 5 नियमों से जुड़ी दास्तान पूरी हो गई। मैंने आप सभी को जो बातें बताई, उनमें मेरी भी सफलता के राज छिपे हुए हैं। इसके अलावा ये कोई राज नहीं, बल्कि सच्चाई है कि हर इंसान को पहले सीखना चाहिए और उसके बाद उसका अनुसरण करना चाहिए, और तमाम आयामों में से अपने लिए बेहतर विकल्प चुनकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे कि आप सब उन जंगली कुत्तों की तरह रोज कमाने खाने की चिंता में ही दिन बिताते रहते हो। कल हम बेबीलोन में दाखिल होंगे। देखो, बेल के मंदिर में लगातार निकलती आग को देख रहे हो? हमारे सामने वह सोने का शहर नजर आ रहा है। कल हम सबके पास कुछ ना कुछ सोना होगा, वह सोना जो तुम सबने अपनी भरोसेमंद सेवाओं से कमाया है। आज की रात से 10 साल बाद उस सोने के बारे में तुम क्या बता सकोगे? अगर तुम में से कोई नोवा सर जैसा हुआ, तो वह सोने के एक हिस्से को अपनी संपत्ति बढ़ाने के उद्देश्य से बचाकर रखेगा। उसके बाद वह अर्काड की तरह अगर समझदारी की सलाह पर अमल करता हुआ, तो आज से 10 साल बाद वह एक सुरक्षित आय का इंतजाम कर चुका होगा। जैसे कि आर्काड के बेटे की तरह वह भी सम्मानित और अमीर लोगों में गिना जाएगा। हमारी समझदारी भरी गतिविधियां ही जीवन में हमारे साथ चलती है और हमें खुश रखती है और हमारी मदद भी करती है। उसी तरह निश्चित है कि हमारी बेवकूफ़ी भरी हरकतें भी हमें परेशान और यंत्रणा के दौर में ले जाती है। दुर्भाग्य यह है कि ये चीज़ें कभी बुलाई नहीं जा सकती है। यंत्रणा का सबसे भयावह दौर वह होता है कि उन कदमों की यादें, एक सेकंड में